शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार। ठीक है, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड इनोवेशन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शैक्षिक प्रयोग क्या है। ठीक है, जिसे हम एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट से आप समझते होंगे कि किसी भी चीज के बारे में नई खोज करना। एक इन जनरल अगर एक्सपेरिमेंट का अर्थ माने तो किसी चीज का खोज करना। अब देखिए, शैक्षिक एक्सपेरिमेंट यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। शैक्षिक प्रयोग वास्तव में उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन प्रयोगों का, उन नए नए प्रयोगों का, नई नई विधियों का विज्ञान। ठीक है, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नए नए प्रयोग करना, ऐसी नई नई विधियों का लाना। ठीक है, जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्य को, यानी कि हमारी शिक्षा देने के या फिर शिक्षा ग्रहण करने के जो भी उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में बूस्टअप करना, यानी कि बढ़ोतरी करना। ठीक है, इन उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करना, अच्छे तरीके से प्राप्त करना, जो पॉसिबल हो सके, जिन उद्देश्य जिन विधियों और एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, जिन नए चीजों की वजह से, उसे हम कहेंगे शैक्षिक प्रयोग। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज सीखने में हमें दिक्कत हो रही थी। ठीक है, कोई चीज टीचर हमें पढ़ा रहा है बुक से। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई ऐसी चीज है, क्रिटिकल सी चीज है, हमें टीचर पढ़ा तो रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ा रहा है। तो उसमें क्या हुआ, एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। टीचर ने हमें एक चीज स्क्रीन पे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक चीज उन्होंने हमें डिस्प्ले करी। ठीक है, और हमने क्या करा, उस चीज को देखा भी और टीचर ने साथ साथ में हमें वो चीज पढ़ाई भी, तो वो हमें ज्यादा आसानी से समझ में आ गई। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे शैक्षिक प्रयोग। ठीक है, सिर्फ बुक से ना पढ़ाकर टीचर ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया और हमें एक डेमो क्लास दे दी। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शैक्षिक प्रयोग इसे कहेंगे जिससे हम अपने उद्देश्यों को आसानी से और सरलतम तरीके से प्राप्त कर सकें। जिन विधियों की वजह से उन्हें हम शैक्षिक प्रयोग कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा में शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके सीखने की अवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नई नई तकनीकियों का, नए नए जो आविष्कार हुए हैं, नई नई खोजों का प्रयोग अपने सीखने की अवस्थाओं में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। कि हम अपनी लर्निंग जो है उसको आसान बनाने के लिए नई नई टेक्निक्स का यूज अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए, इससे शिक्षण एवं प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे शिक्षण यानी कि टीचिंग को, एक टीचर के लिए क्या आसान हो जाएगा कि वो अपनी टीचिंग को आसान बना पाएगा, वो अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से समझा पाएगा। ठीक है, और प्रशिक्षण, अगर हम कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है या फिर बच्चों को अगर हम कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसको हम इससे प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जब ट्रेनिंग होती थी तो वर्बली, यानी कि मुंह से बोल के ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी। आजकल क्या होता है, अगर कोई नई हम ट्रेनिंग में जाते हैं, कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो पीपीटी की हेल्प से या फिर कोई मॉडल से या फिर कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उससे ट्रेनिंग क्या होती है, और ज्यादा प्रभावशाली होती है। जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें और अच्छे से समझ में आता है कि ट्रेनर जो है वो क्या समझाना चाहता है। ठीक है ना, तो ये हुआ कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके हम कैसे अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे, शिक्षण पद्धति में कई विसंगतियों को देखते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देखिए, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है, एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम, इसमें कई विसंगतियां हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, जिनमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है अब धीरे धीरे। ठीक है ना, तो ये बहुत लंबे समय से वही हम सेम एजुकेशन ले रहे हैं, सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब नए नए जो खोज हो रही है, नई नई एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं, नए आविष्कार जो हो रहे हैं, उनके आधार पे अब इसमें क्या आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। कि जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, बुद्धिजीवियों ने कई नवीन शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग में लाकर अध्ययन शैली को रोचक बनाने का प्रयास
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो बुद्धिजीवी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने नई-नई पद्धतियों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया है। किस चीज़ के लिए? कि वो अपनी अध्ययन शैली जो है इसको थोड़ा-सा रोचक बना सकें। किताबों में सुधार किया है, पुरानी जो किताबें चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, उनका इन्होंने क्या किया है, अपडेट किया है इन किताबों को, कुछ नई किताबें लाए हैं, ठीक है? उसके अलावा शिक्षण पद्धति में नवीनतम युक्तियों, ठीक है? शिक्षण पद्धति में क्या किए हैं, कुछ नई युक्तियाँ, जैसे कंप्यूटर है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, इंटरनेट के माध्यम से या फिर आधुनिक पद्धतियों का उपयोग होने लगा है। अब ये चीज़ आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि पहले की जो एजुकेशन थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों से या फिर कक्ष में सिर्फ़ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से दी जाती थी, उसमें और जो आजकल की एजुकेशन है, उसमें काफ़ी डिफ़रेंस आ गया है, ठीक है ना? अब स्कूलों में कंप्यूटर के माध्यम से और क्या कहते हैं डिस्प्ले के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो आसान भी हैं और बच्चों को अच्छे से समझ में आती हैं। ये शिक्षा और शिक्षण दोनों को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है? आगे देखेंगे। शैक्षिक समस्याएँ। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो शैक्षिक प्रयोगों की कर रहे हैं, ठीक है ना? कि एक्सपेरिमेंट की कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में कुछ न कुछ समस्याएँ थी। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए ही शैक्षिक प्रयोग, शैक्षिक नवाचार या फिर जो एक्सपेरिमेंट है वो हुए। अब हम ये जानेंगे कि वो समस्याएँ क्या थी, ठीक है ना? पहले हम समस्याओं के बारे में जानते हैं कि वो आखिर समस्याएँ क्या थी, जिनके लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट या फिर नई-नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है। नंबर 1 देखिए, पहली समस्या जो है हमारी, कक्षा में शोर होना। देखिए कक्षा में शोर क्यों होता है? अगर कोई टीचर जो है एक किताब लेके बच्चों को लेक्चर दे रहा है, ठीक है? लेसन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बच्चा थोड़ी देर सुनता है, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे बोर होने लगते हैं क्लास में, ठीक है? क्योंकि लेक्चर मेथड जो है वो बड़ी क्लास के लिए तो काफ़ी हद तक सफल है, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटी क्लासों के लिए भी इतना ही सफल होगा। तो थोड़ी देर बाद बच्चे बोर होने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बोर होने इन द सेंस कि वो अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं। शुरू-शुरू में उन्हें अच्छा लगता है कुछ समय तक, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं और आपस में ही बातें करना शुरू कर देते हैं, जो जिसका क्या कारण है, कक्षा में शोर होने लगता है। ठीक है? अगला है वातावरण का अच्छा ना होना। देखिए हमारा जो सरकारी विद्यालयों में या फिर आप कह सकते हैं कि आपने अपने आस-पास में भी देखा होगा, जो स्कूलों में कक्षा का जो वातावरण होता है, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता बच्चों के लिए कि वो आसानी से अपना ध्यान लगाकर पढ़ सकें, ठीक है? ये भी एक बड़ी समस्या रहती है, जिसका निदान अब नई-नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शायद पॉसिबल हो सके। अगला है ध्यान केंद्रित न कर पाना। ध्यान केंद्रित ना कर पाना, बच्चा पढ़ने को अपनी क्लास में बैठा है, अपनी किताबें खोली है उसने, बट वो कंसंट्रेशन नहीं है उसके अंदर कि वो ध्यान लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पे केंद्र केंद्र कर सके अपना ध्यान। क्यों? क्योंकि शायद कहीं न कहीं ऐसा होता होगा कि कुछ देर पढ़ने के बाद, कुछ देर किताब में देखने के बाद बच्चों को शायद वो अच्छा ना लगता हो। तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी है कि बच्चे को शायद कोई डेमो क्लास देके, किसी मॉडल के थ्रू या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन में या डिस्प्ले में कोई अच्छा-सा चित्र वगैरह दिखा के हम बच्चों को और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उनके टॉपिक से रिलेटेड। अगला देखिए शब्द भंडार की कमी। पहले ये एक समस्या रह चुकी है क्योंकि पहले बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब और अपने शिक्षक पर डिपेंड होता था, ठीक है? उन्हें सिर्फ अपने टीचर से जो भी चीज़ें पता चलती हैं या फिर जो भी चीज़ें उसने किताब में पढ़ी हैं बस हो गया, इतने तक ही सीमित है। बट अब क्या है देखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों को बहुत सारी सी नई चीज़ें अवेलेबल करा दी गई है। डिक्शनरीज़ हैं, फ़ोन डिक्शनरीज़ हैं या फिर बच्चों को स्कूल में ही डिक्शनरी अवेलेबल करा दी जाती हैं, ठीक है? जो बच्चों के शब्द भंडार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बढ़ोतरी अवश्य करते हैं। अगली समस्या है अस्पष्ट शब्द बोलना, यानी कि बच्चों को प्रोनंसिएशन की जो दिक्कत होती है, ठीक है? वो भी एक समस्या है। गलत उच्चारण करना, अस्पष्ट शब्द बोलना यानी कि शब्दों को सही से ना पढ़ पाना। उच्चारण गलत करना यानी कि उनका प्रोनंसिएशन सही ना कर पाना। एक ही चीज़ है कि आप शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं या फिर उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है? पूर्व अधिगम का अच्छा ना होना, ये देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी एक भावी टीचर हैं, जब कभी आप टीचर बन के स्कूलों में जाएँगे,
अगर आप कहीं जूनियर क्लासेस में अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो आप अगर 6th क्लास के बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तब आपको इस शैक्षिक समस्या का सामना करना ही करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जब बच्चा कक्षा 6 में हमारे पास आता है, तो उसकी हालत ऐसी होती है कि हम उसको कक्षा 6 का अगर सिलेबस पढ़ाना चाहें, तो वो इसके लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वाली जो समस्या है, पूर्व अधिगम का, ठीक है? कैसे? क्योंकि बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाता है। उसे वो चीज़ें नहीं सिखाई गई होती हैं, जो कक्षा 6 में आने के लिए उसके लिए कंपल्सरी होती है। उसे आनी चाहिए, उसे सही तरीके से लिखना आना चाहिए, उसे सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। बट बच्चे का पूर्व अधिगम इतना अच्छा नहीं होता कि वो इन सबको अच्छे से सीख सके, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे कॉमन समस्या है। नेक्स्ट देखिए, काम करने का स्थान ना होना, ठीक है? ये देखिए, सरकारी बिल्डिंग्स जो होती हैं, वो उनमें स्पेस आपने देखा होगा कि बहुत छोटी-छोटी एरियाज़ में बहुत बड़े-बड़े इंटर कॉलेजेस चलाए जाते हैं, जहाँ पर कक्षों की बहुत समस्या होती है। स्पेस नहीं होता है बच्चों के पास, उनके पास अपना क्लासरूम नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा, आपने खुद अपनी आँखों से देखा होगा कि बड़े-बड़े जो इंटर कॉलेज होते हैं, उनमें क्या करते हैं कि छोटी कक्षाओं को बाहर ग्राउंड में बैठा के उनकी क्लास ली जाती है। तो उनके पास जगह ही नहीं है, उनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, अपना क्लासरूम नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। रुचि का ना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते अपने टॉपिक पे, ठीक है ना? अब आप खुद ही सोचिए, बच्चा ग्राउंड में बैठ के अगर पढ़ रहा है, आप उसे किसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करने के लिए कह रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? अपने आसपास की चीज़ों में उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गलत माध्यम का चयन करना। कई बार बच्चे एक दूसरे की देखा-देखी या फिर सही मार्गदर्शन ना होने के कारण गए गलत माध्यम या फिर गलत विषयों का चयन कर लेते हैं, जो आगे चलकर शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही समस्या बन जाता है। ठीक है? और ये क्यों पॉसिबल है? कैसा होता है ये? सही दिशा निर्देश ना मिलने की वजह से। उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता, सही मोटिवेशन नहीं देता, उनको गाइड नहीं करने वाला होता कोई। उनके घरों में इतने पढ़े-लिखे उनके माँ-बाप या फिर बड़े भाई-बहन नहीं होते हैं कि वो उनको गाइड कर सकें सही तरीके से। ठीक है? ये भी कुछ हमारी शैक्षिक समस्याएँ थी। वैसे तो शैक्षिक समस्याएँ देखिए बहुत सारी हैं। आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में एक बार जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितनी समस्याएँ हैं। ये जो समस्याएँ यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये कुछ मुख्य समस्याएँ हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि शिक्षा शैक्षिक स्तर के निम्न होने की समस्या। ठीक है? अब देखिए, शैक्षिक स्तर के निम्न होने की क्या समस्या है? यानी कि जो हमारा टीचिंग का या एजुकेशन का जो लेवल है वो कुछ दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है? इसके लिए अब देखिए, पहला क्या समस्या हो सकती है इसकी इम्पोर्टेंट, कि दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति। ठीक है? जो हमारी शिक्षण पद्धति है, वो काफ़ी दोषपूर्ण है, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक भावी शिक्षक हैं, जब आप शिक्षा विभाग में जॉइन करेंगे, तब आपको इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा और आप एक्चुअल में समझ पाएँगे कि हाँ, सच में ये समस्या कितनी बड़ी है। दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति मतलब, जैसे हमारा सिस्टम बना हुआ है कि हमें क्लास में जाना है, ठीक है? चाहे हम किसी भी टाइम पे हमारा सेशन स्टार्ट हो, हमें एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि हमें इतने समय के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है? तो टीचर का मेन फोकस सिर्फ उस पे रहता है। उसके अलावा शिक्षण पद्धति हमारी ऐसी कि हमें सब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के बच्चों को पास नहीं फेल नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में। तो ये बहुत बड़ी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है, जिससे बच्चे के अंदर ये फीलिंग आती है कि फेल तो हम होंगे नहीं, ठीक है? तो इसीलिए उनका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है और यही उनकी हैबिट बन जाती है अगली कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में जाने तक, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी समस्या है दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति। इसके अलावा भी बहुत सारी दोष हैं, यानी कि कमियाँ हैं शिक्षा पद्धति में, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है सबसे बड़ी है, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है उसका। दूसरा देखिए, शिक्षकों का योग्य ना होना, ठीक है? योग्य ना होना इन द सेंस कि जो नए टीचर जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। बट कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, अभी भी डिपार्टमेंट में कुछ शिक्षक ऐसे हैं, जो शायद टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है, ठीक है? वो अपने पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने पढ़ा है या फिर जैसे उन्हें बताया गया है उस समय पे, वो उसी तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, जो आज के समय के लिए, आज के टाइम के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है? शिक्षकों का कम वेतन कई जगहों पर,
जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, आपने खुद देखा होगा कि वो बहुत कम सैलरी में, ठीक है, बहुत ही कम सैलरी में शिक्षक रख लेते हैं अपने स्कूलों में, जो बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अगर एक शिक्षक को उसका जो मेहनताना है वो सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो शायद उसका ध्यान पढ़ाने में उतने अच्छी तरीके से नहीं लगेगा। वो भी उसी लेवल से पढ़ाएगा, उसी तरीके से पढ़ाएगा जिस लेवल की उसको सैलरी मिलती है, उसका ध्यान वहीं पर रहेगा। ठीक है? तो प्रबंध समितियों का अनुचित हस्तक्षेप, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना? ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में देखा जाता है कि जो प्रबंध समितियां होती हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट कमिटीज जो होती हैं, उनका जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस या फिर हम कहते हैं हस्तक्षेप जो होता है वो रहता ही रहता है। ठीक है? जो शायद कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोसेस जो होती है उसको प्रभावित करता है। ठीक है? नेक्स्ट है अनुशासनहीनता। ये तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है अनुशासनहीनता की। बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड या फिर कुछ ना कुछ किशोरावस्था की समस्याएं ऐसी होती हैं जो शिक्षक या फिर पेरेंट्स को समझ में नहीं आती हैं और वो अनुशासनहीनता का कारण बन जाती हैं। ठीक है? तो ये तो कुछ शैक्षिक समस्याएं थी। ठीक है? आगे देखते हैं कि इन शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए क्या-क्या नवाचार किए गए हैं, क्या-क्या इनोवेशन किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है? हम ये देखते हैं आगे कि नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या है। नवाचार यानी कि इनोवेशन का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखिए क्या हो सकता है, किसी नवीनता को लागू करना, किसी स्थापित वस्तु में परिवर्तन लाना। ये वस्तु है, देखिए वस्तु हो रहा है, एक नवीन प्रचलन, स्थापित विधियों में परिवर्तन लाना आदि है। देखिए नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बताया है नवाचार को, किसी नवीनता को लागू करना, यानी कि कोई नई चीज अगर आ गई है, चाहे वो किसी चीज में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसको उस सिस्टम में लागू करना ही नवीनता है, यानी कि नवाचार है। ठीक है? किसी स्थापित वस्तु में परिवर्तन लाना, यानी कि कोई ऐसी पद्धति, कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा सिस्टम जो पहले से चला आ रहा हो, ठीक है, उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है? उसको भी हम क्या कहेंगे, नवाचार कहेंगे। एक नवीन प्रचलन या फिर हमने कोई नई चीज या नया सिस्टम, नया नियम स्टार्ट कर दिया। ठीक है? मान लीजिए हमारे स्कूल में कुछ पहले से चला आ रहा था कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, हमने एक हमने एक नया सिस्टम चालू कर दिया, उसको हम कहेंगे नवीन प्रचलन। फिर स्थापित विधियों में परिवर्तन लाना, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड रूल्स हैं, ठीक है, जो चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना, ये क्या है, नवाचार है। यानी कि आप ये समझिए, जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, उनको बदल कर उनके स्थान पर नए नियम या नई चीजों का इंट्रोडक्शन कराना ही क्या है, नवाचार है। ठीक है? अब देखिए आगे, हिंदी भाषा में नवाचार का अर्थ स्पष्ट है, क्योंकि देखिए शब्द से, नवाचार शब्द में ही हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है। कैसे? यह पद दो शब्दों नव एवं आचार के संयोग से बना है। नवाचार शब्द जो है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और आचार। नव शब्द नवीनता का मतलब, नव शब्द का मतलब है नवीनता, नई चीजें, और आचार शब्द का मतलब है परिवर्तन। ठीक है? नई चीजें और परिवर्तन, ये दो शब्द से मिलकर जो बना है वो बना है नवाचार शब्द। ठीक है ना? यानी कि कुछ नया होना या फिर कुछ परिवर्तन होना ही नवाचार कहलाता है। अब देखिए कि अतः ऐसे परिवर्तन जो स्थापित विधियों, परंपराओं, वस्तुओं आदि में नवीनता का समावेश करे, वही नवाचार है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड रूल्स हैं, स्टैब्लिश्ड विधियां चल रही हैं, कुछ परंपराएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं, या फिर कुछ चीजें जो हमारे सिस्टम में बहुत पहले से चली आ रही है, इनमें नवीनता का समावेश, यानी कि इनको बदल कर इनके बदले कुछ नई चीजें ऐड करना ही नवाचार है। नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द से बना है, इनोवेशन के इनोवेट शब्द से बना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे आप स्पेशली ध्यान देंगे, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना कि ये शब्द किससे बना है। ठीक है? मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आया कि इनोवेशन शब्द निम्न में से किससे बना है, इनोवेट आ सकता है, इनोवेट के बदले वो इससे मिलते जुलते तीन शब्द आपको और दे देगा, और आपको इसमें से सही आंसर छापना होगा। तो इस वाले पॉइंट पे, हर लेक्चर के इस वाले पॉइंट पे आप स्पेशल ध्यान देंगे और इसको स्पेशल अटेंशन देंगे और इसे याद करेंगे अच्छे से। ठीक है ना? कई पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कोई ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कोई लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? इस पे आप
फोकस करेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द के इनोवेट से बना है, जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नवाचार या फिर इनोवेशन क्या है। ठीक है, जो पुरानी पद्धतियां चली आ रही हैं, पहले का जो चला आ रहा है नियम वगैरह, उन सब में परिवर्तन लाना कहीं ना कहीं नवाचार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नवाचार के अर्थ एवं प्रकृति को भली प्रकार समझने के लिए कुछ प्रख्यात समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा है। देखिए नवाचार का अर्थ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कुछ अपनी परिभाषाएं दी है नवाचार के लिए। ठीक है, इनको भी ध्यान से देखिए, कभी कभी एग्जाम में आपके ये भी पूछ दिया जाता है कि ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है। आपको 4 अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिए जाएंगे और आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा, इसलिए इनको भी जरा ध्यान से देखिएगा। कोई विचार, व्यवहार या वस्तु जो नया है एवं वर्तमान अवस्थित प्रारूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, उसे नवाचार कहेंगे। ये कहा है H.G. बार्नेट ने। ठीक है, अगला देखिए, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ठीक है, ये कहा है E.M. रोजर्स ने। नंबर 3 डेफिनेशन है, एक नवाचार जानबूझकर किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी माना जाता है। MB माइक ने ये डेफिनेशन दी है। तो आप इन डेफिनेशन को इनके जो मतलब कहने वाले समाजशास्त्री हैं, इनसे कहीं ना कहीं रिलेट करके, कोरिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये जानबूझकर, तीसरी वाली डेफिनेशन में दिया गया है जानबूझकर किया जाने वाला परिवर्तन है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये माइक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी नवाचार की। ठीक है, अब देखिए नवाचार की आवश्यकता। ठीक है, कि क्यों हमें इनोवेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसा चला आ रहा था वैसा ही चला आता तो क्या दिक्कत थी, हमें इनोवेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, नीड ऑफ इनोवेशन, इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार, मात्रा में प्रसार हेतु। देखिए शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार है, यानी कि शिक्षा में सुधार तो होता था पहले, लेकिन उस तरीके का नहीं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था से। ठीक है, तो शिक्षा की मात्रा में गुणात्मक सुधार हेतु इनोवेशन की या फिर नवाचार की आवश्यकता पड़ी। जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु। देखिए दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अगर हम पहले वाली पद्धतियों से पढ़ाते रहेंगे तो वो सारी जनसंख्या के लिए, इतनी पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन की जरूरत पड़नी ही पड़नी थी। ठीक है, शिक्षा उद्देश्य पाठ्यचर्या में न्यूनतम विषय सामग्री, एक मिनट, शिक्षा उद्देश्य यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य है, पाठ्यचर्या में न्यूनतम विषय सामग्री और अपने जो पाठ्यक्रम है इसमें नई नई चीजों का समावेश करने के लिए, क्योंकि जो हमारा पहले का सिलेबस है, जो पहले का सिलेबस था वो हमारे डे टू डे लाइफ यानी कि प्रेजेंट आधुनिक समय से कहीं ना कहीं कोरिलेट नहीं करता था। ठीक है, तो इसमें कुछ नवीनता लाने के लिए क्या करना पड़ा, नवाचार की आवश्यकता पड़ी हमें। ठीक है, परिवर्तनशील समाज के अनुरूप शिक्षा हेतु। देखिए समाज धीरे धीरे बदल रहा है, पहले का जैसा समय नहीं रहा। पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें और अब में काफी अंतर आ गया है। ठीक है, तो समाज के साथ साथ अगर हमें अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या फिर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना या फिर कुछ न कुछ नई चीजों का समावेश करना अत्यंत आवश्यक था। तीव्र आर्थिक विकास हेतु, अगर हमें अपना आर्थिक विकास तेजी से करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन लाना अति आवश्यक है। अगला देखिए, मानव संसाधन का विकास करने हेतु इसके लिए भी परिवर्तन लाना जरूरी था। सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा हेतु। ठीक है, मतलब कि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हो गया, समाज की जरूरत यानी कि समाज की जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर शिक्षा से बढ़ती जा रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन करना अपने आप जरूरी हो जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि है। ठीक है, पुरानी शिक्षा व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर हम चलते रहेंगे तो उस स्पीड से हम रोजगार जितना हमें आज के आधुनिक युग में चाहिए शायद ना मिल पाए।
तो अगर हम नई-नई टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रोजगार में भी वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ठीक है। और लास्ट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। ठीक है। समय के साथ साथ हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में अगर परिवर्तन लाते हैं तो हम एक ऐसा नागरिक पैदा करते हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु हमारी मदद करेगा। ठीक है ना। तो ये थे कि शिक्षा में इनोवेशन की जरूरत क्यों है हमें। ठीक है। अब शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है। नंबर 1 देखिए, शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु। यानी कि अधिगम का मतलब आप आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि कई बार स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये अधिगम शब्द बहुत बार आ गया है। तो अधिगम शब्द का मतलब होता है लर्निंग या फिर सीख। अधिगम करता मतलब सीखने वाला, लर्नर, और अधिगम मतलब सीखना। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर है ना, इसमें कुछ शब्द इतने प्रॉपर शुद्ध हिंदी में लिखे रहते हैं ना, तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन समस्या है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिए। ठीक है। तो वो आपको अपेक्षाकृत जल्दी समझ में आएगा कि आप ये पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना। कई बार हमारे लिए हिंदी टफ पड़ती है, लेकिन उसका इंग्लिश हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है। तो अधिगम अगर आप उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहां पर सीधे सीधे लर्नर या फिर लर्निंग लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। शिक्षण अधिगम में सुधार है। ठीक है ना। तो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें सुधार करने के लिए शैक्षिक नवाचार का जो क्षेत्र है ये काफी अच्छा है कि हम इस क्षेत्र में काफी सारे इनोवेशन कर सकते हैं। ये एक अच्छा फील्ड है हमारे लिए। प्रार्थना स्थल की गतिविधियां। ठीक है। प्रेयर टाइम पे जो भी परेशानियां हमें होती हैं उसमें हम नवाचार कर सकते हैं। ये अच्छा फील्ड है एक। इस फील्ड में नवाचार कर सकते हैं इन द सेंस कि हमें प्रार्थना करते टाइम, ठीक है, प्रेयर टाइम पे हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम उसकी लिस्ट बना के उसमें कुछ नई नई चीजों का विकास कर सकते हैं, नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं जिनसे ये समस्याएं दूर हो जाए। ठीक है। इसलिए इसको एक क्षेत्र माना गया है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के लाभ, यानी कि पढ़ाते समय, ठीक है, जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उस समय पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें हम कुछ ना कुछ सुधार करके क्लास को अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ताकि बच्चा क्लास में प्रॉपर इंटरेस्ट लेता रहे, उसकी रुचि बनी रहे क्लास में, वो इधर उधर अपना ध्यान भटका के बातें ना कर सके। ठीक है। इसके लिए हम कुछ ना कुछ नई इनोवेशन लाके इस चीज में सुधार कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्षेत्र है हमारे लिए इनोवेशन का। सामुदायिक सहभागिता। ठीक है ना। यानी कि अगर हम स्कूल में है, ठीक है, तो हमारा टीचर और बच्चों के अलावा हमारा इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से और होगा। ठीक है ना। एज अ टीचर अगर मैं स्कूल में हूँ तो मुझे बच्चों से, अपने को वर्कर से, को टीचर्स हैं, ठीक है, बाकी के स्टाफ से, बच्चों के पेरेंट्स से, अपने उच्चाधिकारियों से, कई सारे लोगों से संपर्क बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये सामुदायिक सहभागिता, इसमें भी हम कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंध। ठीक है। देखिए जो विद्यालय मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, इसमें बहुत सारे चेंजेस करके हम अपने स्कूल की दशा को बहुत बढ़िया तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है। विषयगत कक्षा शिक्षा। अगर कोई एक प्रॉपर टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको पढ़ाने में हमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, मान लीजिए साइंस है, उसको पढ़ाने में दिक्कत आ रही है सिर्फ बुक से, तो हम कुछ ना कुछ नई मॉडल्स के थ्रू, नई एक्टिविटीज के थ्रू अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम बहुत सारे चेंजेस या फिर इनोवेशन कर सकते हैं। लैब एरिया। ठीक है। देखिए लैब एरिया, हम नए नए इनोवेशन के थ्रू लैब एरिया को अपना काफी डेवलप कर सकते हैं। ऐसा बना सकते हैं कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। मूल्यांकन। अपनी मूल्यांकन जो प्रोसेस है, पहले क्या था कि बच्चों ने टेस्ट दिया या फिर बच्चों ने पेपर दिया, हमने उसमें चेक करा और बच्चों को मार्क्स दे दिए। तो ये पुरानी पद्धति है। कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करके, इनोवेशन करके हम इस फील्ड में भी सुधार कर सकते हैं। अगला है समसामयिक दृष्टिकोण। ठीक है। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें हम कहीं ना कहीं सुधार कर सकते हैं। अगर ये लिंक कट जाता है तो आप फिर से जो लिंक आपको पहले दिया गया था ना, उसी लिंक पे आप फिर से क्लिक करके वापस जुड़ेंगे। ठीक है ना। ये 40 मिनट अगर खत्म हो जाते हैं, आप आगे इसी लिंक से जुड़ेंगे। देखिए आगे हम पढ़ते हैं नवाचार की क्या विशेषताएं हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि नवाचार क्यों जरूरी है, क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। नवाचार या नवीन प्रवृत्तियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है।
नवाचार को एक नवीन विचार माना जाता है, ठीक है ना। आप समझ ही गए होंगे, नवाचार अभी तक पढ़ा दिया आपको तो आप समझ गए होंगे कि नवाचार क्या है। किसी भी पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना नवाचार है, ठीक है। और नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बच्चा या फिर टीचर कोई भी हो, वो हमेशा तत्पर रहता है नई चीजों को सीखने के लिए। इसीलिए नवाचार को एक नवीन विचार माना जाता है, ठीक है। ये एक नया थॉट होता है कि जिसको हर कोई अपनाना चाहता है कि आखिर क्या नया होने वाला है, सबको इसमें इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुणात्मक दृष्टि से वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में नवाचार उन्नत या श्रेष्ठ होता है, ठीक है। देखिए वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर चीज नई नई टेक्नोलॉजी से या फिर नई नई चीजों से जुड़ रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है हर चीज की, तो उसकी तुलना में नवाचार उन्नत या श्रेष्ठ होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में हम किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम किसी भी प्रोसेस में कोई नया इनोवेशन अगर ऐड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ या फिर अच्छा माना जाएगा। नवाचार जानबूझकर किया जाने वाला एक नियोजित प्रयास है, ठीक है। नवाचार जो है जानबूझकर किया जाने वाला है। सीधी सी बात है कि हमें जब जिस चीज की जरूरत है, हमें लगता है कि इस फील्ड में कुछ ना कुछ इनोवेशन की जरूरत है, तभी हम उस फील्ड में इनोवेशन करते हैं। तो ये जानबूझकर किया जाने वाला ही प्रयास है। नवाचार में हमेशा विशिष्टता के गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। जो नवाचार है इसमें हमेशा विशिष्टता के गुण रहते हैं। देखिए जो पहले से चली पद्धति आ रही है उससे इसमें कुछ ना कुछ अलग या फिर कुछ ना कुछ नया होता है, ये विशिष्ट होता है, अनोखा होता है, अलग होता है ये, ठीक है। कोई भी व्यक्ति नवाचार जानबूझकर अपनाता है, अतः इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। देखिए जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, ठीक है, नवाचार की कुछ जरूरत है, ठीक है, जो पुरानी पद्धति है ये इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है तभी वो जानबूझकर एक नया वहां पर कोई चीज अपनाता है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता जो है, यानी कि हम जो अगर किसी का फीडबैक नहीं ले सकते क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने आवश्यकता अनुरूप, जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ी तभी हमने इसको अपनाया है। इसके इसकी उपयोगिता क्या है, स्वयं सिद्ध है, हमने खुद इसको अप्रूव किया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नवाचार वर्तमान परिस्थितियों में सुधार का नवीन प्रयास है, यानी कि जो आजकल की परिस्थितियां, आधुनिक परिस्थितियां हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजों का विकास हो रहा है, हम अपनी पुरानी व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं, तो इस समय पे नवाचार जो है सुधार का एक नवीन प्रयास है। ये हमारे लिए एक नई रोशनी की तरह है नवाचार, किसी भी फील्ड में हम कह सकते हैं, ठीक है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि किसी विधि, किसी तौर तरीके या फिर या सामग्री जिनका उपयोग पहले किया था उनमें सुधार की प्रक्रिया ही नवाचार। देखिए लास्ट में वही चीज आती है कि कुछ ऐसी विधियां या फिर वो तौर तरीके हैं या कोई सामग्रियां जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उनमें कोई परिवर्तन लाते हैं, कोई नई चीजें लाते हैं, नया चीज करते हैं, तो उसे हम, अगर ऐसे कोई सुधार करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो नवाचार है हमारे शैक्षिक फील्ड में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है, और उनको हम क्या क्या नवाचार के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं, ये हमने आज पढ़ा कि नवाचार क्या है और शैक्षिक समस्याएं क्या है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इनको देखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आपको दिए जा सकते हैं। पहला है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र को, किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेन फोकस किया गया है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है परीक्षा तथा मूल्यांकन, व्यवसायीकरण, अनुसंधान या फिर निर्देशन। तो देखिए व्यवसायीकरण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गृह कार्य बच्चों को देना आवश्यक नहीं है, ऐसा क्यों, ठीक है। ऑप्शन ए है छात्र गृह कार्य घर पर भी बच जाता है, गृह कार्य से को परिवार के अन्य व्यक्ति करते हैं, गृह कार्य जो है आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या फिर छात्र की गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, इनमें से आपका ऑप्शन, आप देखिए कई बार क्या होता है कि 4 के 4 ऑप्शन था,
एक दूसरे के बहुत क्लियर लगते हैं, बहुत नजदीक लगते हैं, आपको लगता है कि ये भी सही है या ये भी सही है, तो इसमें आपको सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है, यानी कि प्रश्न के सबसे नजदीकी जो आंसर होता है उसे चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही माना जाएगा, ठीक है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु शैक्षिक भ्रमण का बड़ा महत्व होता है। देखिए स्कूलों में कहीं ना कहीं शैक्षिक भ्रमण पर बच्चों को ले जाया जाता है, तो क्या महत्व है, ठीक है। देखिए छात्र कक्षा कार्य से थककर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं, या फिर छात्र के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है, या फिर छात्र एक दूसरे को भली प्रकार समझते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कक्षा में आपको पढ़ाई गई हैं चीजें, उनका अगर हम वास्तविक अनुभव करते हैं, यानी कि सामने से उनको देखते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो इसी तरीके के ये क्वेश्चन है, आपको आगे भी दिए गए हैं सारे क्वेश्चन, और इनमें आंसर भी मैंने करे हुए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यही आंसर क्यों है, ठीक है। इनको अच्छे से समझिए, पढ़िए, और ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, टीचिंग शैक्षिक प्रयोग और समस्याएं तथा